नमस्कार, आपका स्वागत है। और चीन में कोरोना प्रतिबंधों से मिलती ढील का असर कमोडिटी बाजार पर साफ दिखाने लगा है। बेस मेटल्स की चमक फिर से बढ़ने लगी है। कच्चे तेल की मांग में भी बढ़ने की उम्मीद है। एग्री में भी कई कमोडिटीज में हमने यहां पर बढ़त आते हुए देखी है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? चीन की जो रीओपनिंग है उसे कैसे रीड किया जाए? कब तक ऑन ग्राउंड मांग हम एक्चुअल यहां पर आता हुआ देखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किस तरह की अवेलेबिलिटी, सप्लाईज और डिमांड है, और भारतीय बाजारों में इसका कितना असर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज के वीपी राजीव कपूर और मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के सीनियर वीपी नवनीत दमानी। ब्रेक के बाद हम अपने साथ जोड़ेंगे आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और त्रिशूल एंटरप्राइजेस के रुपेश दलाल को। लेकिन शुरुआत हम यहां पर नॉन एग्री स्पेस से कर लेते हैं, क्योंकि पिछला एक महीना एक्चुअली चाइना होप प्रीमियम पे काफी जोरदार चला है। हमने तेजी यहां पर आते हुए देखी, चाहे वो कच्चा तेल था या फिर मेटल्स। उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली भी रही है, लेकिन चाइना एक बहुत बड़ा कार्ड रह सकता है मांग के लिहाज से। नवनीत, आपसे पहले जानना चाहेंगे और कच्चे तेल से ही शुरुआत कर लेते हैं। कैसे देखते हैं आप चाइना डिमांड, जो नवंबर में थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आई है? आगे जाते हुए चाइना कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है और क्रूड प्राइसेस कैसे रह सकते हैं? मनीषा जी, ये डिस्कस करने वाली बात ये है कि चाइना टाइम एंड अगेन लास्ट 6 महीने 7 महीने से काफी सारे मेजर नेशंस को लॉकडाउन करता आया है, फिर रीओपन करते हुए नजर आया है। एंड साथ साथ में ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, और मोस्टली जो बेल्ट लॉकडाउन में गए हैं वो काफी सारे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। तो एनर्जी डिमांड काफी हद तक इम्पैक्टेड थी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल यूजेज ऑल्सो और डोमेस्टिक यूजेज ऑल्सो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं काफी रिलैक्सेशन आएगा ये न्यूज से, और थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी फिर से आपको एनर्जी की डिमांड में देखने मिलेगी। करीब करीब $130 से करेक्शन शुरू होते होते लगभग $75 के आसपास आ चुका है प्राइसेस, और मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी स्टेबिलिटी हमको आने वाले दिनों में प्राइसेस में देखने मिलनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखता हूँ, और लास्ट 3-4 दिनों में काफी बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन मुझे लग रहा है टेक्निकल पैरामीटर्स पे बन रहा है। 6150 के आसपास डोमेस्टिक स्तरों पे बाय किया जाए, 5900 का आप स्टॉप लगाइए, एंड 6700 के ऊपर के टारगेट आपको अगले 15 से 1 महीने में देखने मिलेंगे। यानी कि तेजी बरकरार रह सकती है, एक बॉटमिंग आउट होती है हमने भावों में देखी है। राजीव, आपका क्या व्यू है? आप कैसे देखते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस की रेंज आगे बनते हुए? गुड इवनिंग मनीषा जी, मुझे लगता है कि कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट आई है, थोड़ा पुल बैक रैली डेफिनेटली हम इसमें रूल आउट नहीं कर सकते। पुल बैक रैली आ सकती है, बट अभी भी लगता है कि कुछ बाजार में दबाव रहेगा। अगर मैं डॉलर टर्म्स में बात करूं नाइमेक्स की, तो $70 मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस पर एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। और इंडियन मार्केट में मुझे लगता है 5900 वुड बी द मेजर लेवल जहां से मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, और वहां से पुल बैक रैली भी देखने को मिल सकती है। अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो मुझे लगता है कि आज भी कच्चा तेल थोड़ा दबाव में रहना चाहिए। हालांकि देखिए, काफी कुछ निर्भर करेगा आने वाले हफ्ते में फेड का किस तरह से आउटलुक रहता है इकोनॉमीज को लेकर, प्लस उनका स्टांस कैसा रहता है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर। वो सब कुछ भी निर्णय लेगा कि बाजार का रुख क्या रहना चाहिए, इवन एनर्जी का, इंडस्ट्रियल मेटल्स का और प्रीशियस मेटल्स का। तो अभी तो मुझे फिलहाल प्राइस एक्शन के हिसाब से प्योरली मुझे लगता है कि अभी कच्चा तेल थोड़ा और दबाव में रहना चाहिए। अभी इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लगता नहीं कि कुछ बॉटमिंग आउट दिख रहा है, बट 5900 कैन प्ले एज अ इम्पोर्टेंट रोल फॉर इट। ऑल राइट, क्लियरली प्राइस वॉल्टिलिटी यहां पर आगे बरकरार रह सकती है। काफी सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार को यहां पर देखने होंगे, लेकिन चाइना सबसे बड़ा यहां पर रहेगा, क्योंकि पिछले कई दिनों में हमने देखा है जितनी बार भी चाइना रिपोर्टेड कोई न्यूज आई है, उतनी बार कच्चे तेल में यहां पर एक बढ़त देखने को मिली है। मुनाफा वसूली पिछले कुछ समय में काफी हद तक वो प्रीमियम हटने की वजह से भी है। चाइना ने बहुत बड़े बड़े शहरों में यहां पर लॉकडाउन खत्म किया है। उन्होंने कहा है कि जहां पर जरूरी नहीं है वहां पर ना तो क्वारंटाइन किया जाएगा और ना ही टेस्टिंग भी होगी। यानी कि बाकी का जो विश्व जिस तरह से काम कर रहा है, चाइना भी उसी तर्ज पर अब यहां पर काम करना शुरू करेगा। नवनीत, इसका एक खासा सपोर्ट हमने मेटल्स एज अ सेक्टर में भी आता हुआ देखा। पूरा नवंबर का महीना यहां पर तेजी के साथ काम हुआ, दिसंबर की शुरुआत यहां पर अच्छी खासी हुई है, लेकिन बाकी एसेट क्लासेस में जिस तरह से मुनाफा वसूली देखने को मिली, वही हाल यहां पर मेटल्स का भी था। अब इन करंट स्तरों से चीन और मेटल्स को तालमेल करके आप कैसे व्यू बनाएंगे? हमेशा जी, लास्ट 2 क्वार्टर में हमने देखा है कि चीन के जब जब न्यूज आई है तब तक अपने मेटल्स में दबाव देखा है, और पूरा हिस्टोरिकली हमने देखा है कि मेटल का जो डिमांड है वो चीन से बहुत हद तक प्रभावित होता है, और इकोनॉमी में चीन का रुख अगर वीक है तो मेटल की डिमांड थोड़ी सी दबाव में रहती है। तो लास्ट कुछ महीनों में ये दबाव हमको टाइम एंड अगेन प्राइसेस पे देखने मिला, जहाँ पे करीब करीब 40% ऑलमोस्ट सब टॉप लेवल से करेक्ट हो चुके हैं। बट लास्ट मंथ नवंबर मंथ में ऑलमोस्ट सारे मेटल ने 11 से 12% के आसपास रिटर्न दिए एलएमई पे, और निकल ने एक्सेप्शनली 22 से 23% के आसपास का रिटर्न दिया है।
मेरे हिसाब से ये रैली कंटिन्यू हो रही है इस महीने भी, और थोड़ा बहुत हलचल या डिप के बाद में वापस चाइना की तरफ से जो स्टेबिलिटी आ रही है या इंटरेस्ट रेट का जो रुख है फेड की तरफ से वो थोड़ा सा धीमा होता हुआ नजर आ रहा है, उसका खासा बेनिफिट मेटल प्राइसेस में देखने मिल रहा है। कंप्लीट बाउंस बैक या कंप्लीट रिवर्सल कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, उसके लिए मुझे लगता है और थोड़े बहुत फंडामेंटल फैक्टर्स लगेंगे देखने के लिए, बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से अभी भी बाउंस कंटिन्यू रह सकता है, और यहाँ से आपको करीब करीब 12 से 15 रुपए की बढ़त कॉपर में देखने मिल सकती है, और कम से कम 5 से 7 रुपए की बढ़त एल्यूमिनियम में बहुत जल्द देखने मिल सकती है। जी हाँ, चाइना जब हम यहाँ पर देखते हैं तो 30 से 50%, किसी किसी कमोडिटी में तो 55% की भी यहाँ पर जो हिस्सेदारी है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, चाहे वो प्रोडक्शन के तौर पर है या कंजम्पशन के तौर पर, चीन की तरफ से आती है, और एक सीधा असर यहाँ पर हमने इस साल में और पिछले कुछ महीनों में स्पेशली इन सभी कमोडिटीज पे आता हुआ देखा है। राजीव, आप कैसे देखते हैं चाइना कनेक्शन जो है वो काफी क्लियर रहा है 2022 में, आगे कितना इंपॉर्टेंट रहेगा और इस व्यू पॉइंट से आप कैसे कारोबार करना चाहेंगे? मनीषा जी देखिए, अगर थोड़ा हम पीछे जाते हैं और जब भी हम एक न्यूज देखते हैं जिसमें आता है कि चाइना में लॉकडाउन बढ़ रहा है, उस दौरान बाजार गिरता है और तुरंत ही वहां से कॉपर वगैरह में अगर हम देखेंगे तो 650 660 से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलती थी। तो मुझे लगता है कि 650-60 वुड बी द लेवल, बहुत मेजर लेवल बन चुके हैं कॉपर के लिए। जब तक वो लेवल नीचे में ब्रेक नहीं होते, आई थिंक मुझे लगता है बेस बिल्डिंग अच्छा हुआ है चार्ट्स पर। अगर मैं डेली चार्ट्स की भी बात करूं तो 670 680 अब एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे आने वाले समय के लिए। और ऊपर में अभी 710 एक इमीडिएट हर्डल है जिसको मार्केट ने क्रॉस नहीं किया। अगर 710 को क्लोजिंग बेसिस पे ये हर्डल क्रॉस करता है कॉपर, तो मुझे लगता है कि 730 740 तक की रैली भी देखने को मिल सकती है। बट अब ये बताना मुश्किल है कि 710 के ऊपर पहले क्लोज होगा या पहले 670 आएगा, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा। इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि 703 702 अच्छे स्तर होंगे खरीदने के लिए, 698 के स्टॉप लॉस से, 708 से 710 के टारगेट के। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर कुछ चुनिंदा मेटल्स में आगे जाके भी यहाँ पर बरकरार रह सकती है, और बाइंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर हमने काफी हद तक मेटल्स की तरफ से आते हुए देखी भी हैं। बात अब यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स की भी करना चाहेंगे, जहां पर हमने सोने में स्पेशली यहाँ पर चीन की तरफ से एज एशियन मार्केट्स में ऑफकोर्स चीन को एक नंबर 1 तो यहाँ पर बनते हुए देखा ही है, और पिछली जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक सितंबर से अब तक यहाँ पर चीन सेंट्रल बैंक ने करीब करीब 32 टन यहाँ पर सोना भी खरीदा है। तो एक सेंट्रल बैंक बाइंग के तौर पर भी चाइना ने यहाँ पर काफी हद तक अपनी जो प्रेजेंस है, जो स्ट्रेंथ है, वो दिखाते हुए दिखाई है। नवनीत, सोने के लिए आप चाइना को कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर मानते हैं, और किस तरह की मूव्स यहाँ पर स्पेशली फिजिकल बाइंग में प्राइस मूवमेंट के हिसाब से आ सकती हैं? वेल, डेफिनेटली चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है गोल्ड डिमांड में, और विश्व का नंबर 1 या नंबर 2 इंपोर्टर रहा है भारत के बाद में या भारत से पहले एट टाइम्स। मेरे हिसाब से चाइना रीओपनिंग एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा गोल्ड प्राइसेस के हिसाब से भी, बट कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात यह है कि 51,000 50,000 से ये रैली जो शुरू हुई है करीब 54,000 के आसपास थोड़ी सी एग्जॉस्ट या थोड़ी सी टायर्ड होते हुए नजर आ रही है। कोई नए फंडामेंटल ट्रिगर जब तक नहीं मिलेंगे, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग या कंसोलिडेशन का माहौल आपको बहुत जल्द देखने मिलेगा प्राइसेस में। तो मेरा बायस थोड़ा सा एक कॉशियस है यहाँ पर, जब तक कोई खास नए ट्रिगर डेवलप नहीं हो जाते। डॉलर इंडेक्स में फिर से एक नरमी का रुख नहीं आ जाता है, तो लास्ट कुछ दिनों में अच्छी स्टेबिलिटी के बाद डॉलर इंडेक्स में बाउंस देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है जब तक 1810 के ऊपर कन्विंसिंगली गोल्ड प्राइसेस नहीं ट्रेड होने लगते, एक नरमी का रुख आ सकता है। डोमेस्टिक लेवल पे मैं 54,200 के आसपास सेल करना चाहूंगा, 54,600 के आसपास आप स्टॉप लगा सकते हैं। 53,500 53,200 रुपए तक के भी टारगेट आपको जल्द देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। ऑफकोर्स अपने लोअर लेवल से अच्छी खासी बढ़त हमने यहाँ पर सोने में आते हुए देखी है। राजीव, अगर इस साल की बात करें तो नीचे में 51,500 और ऊपर में ऑलमोस्ट 55,000 तक के लेवल्स हमने यहाँ पर सोने में इस साल में बनते हुए देखे हैं। आने वाले समय में किस तरह की रेंज रह सकती है, और चाइना एज कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा? चाइना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि चाइना एक ऐसी इकोनॉमी थी जहां पर सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट होता था, और उसके बाद इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता था सेकंड नंबर पर। तो मुझे लगता है जैसे चाइना की इकोनॉमी ओपन होगी तो गोल्ड इंपोर्ट में थोड़ा सा डेफिनेटली वहां से एक डिमांड आएगी। प्लस अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ तो मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए तो डेफिनेटली 54,200 के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 53,920 के आसपास, 53,780 के स्टॉप लॉस से। बट मैं काफी हद तक नवीन दबानी जी के साथ एग्री करता हूं कि 1810 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है इंटरनेशनल मार्केट में, जहां पर अच्छा रेसिस्टेंस मिला है गोल्ड को, और वहां से एक हम करेक्टिव फेज में से आते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है करेक्टिव फेज थोड़ा कंटिन्यू कर सकता है। तो पोजिशनल बेसिस के लिए अगर एंट्री करनी हो तो 53,200 53,400 एक अच्छे लेवल्स होंगे फिर से खरीदने के लिए, जहां पर 52,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं।
54,500 से 55 के टारगेट भी देख सकते हैं। और अगर मैं डॉलर की बात करूं, डॉलर इंडेक्स की स्पेशली मनीषा जी, मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स भी कहीं ना कहीं तक 104 से 106 के दायरे में अटका हुआ है। तो अभी मुझे लगता है कि जो गिरावट आई थी डॉलर इंडेक्स में, वो 104 और 106 के दायरे के बीच में थोड़ा करेक्ट होती हुई दिख रही है। और आने वाला जो मूवमेंट होगा वो डेफिनेटली फेड मीटिंग के बाद देखने को मिलेगा कि किस तरफ डॉलर इंडेक्स जाता है और किस तरफ फिर बिलियंस उसके अगेंस्ट चलते हैं। ऑलराइट, एक ब्रेक का समय है, लेकिन जाने से पहले आप दोनों से ही ये भी जानना चाहेंगे कि चीन तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर कमोडिटीज के लिए रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा कौन सा बड़ा फैक्टर है जो आप यहाँ पर वॉच करना चाहेंगे? राजीव, आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है जो अपकमिंग वीक में जो फेड की मीटिंग है और उसके बाद उनके जो कमेंट्स होंगे रिगार्डिंग इकोनॉमी एंड अदर थिंग्स, वो काफी बड़ा रोल प्ले करेंगे। ऑलराइट, तो यूएस फेड की मीटिंग ऑफ कोर्स यहाँ पर मद्देनजर। और नवनीत, आप कैसे देखते हैं मार्केट्स? और काफी हद तक ये भी कहा जा रहा है नवनीत कि चाइना तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के तौर पे यूरोप और यूएस भी आगे चढ़ सकते हैं, तो मेटल्स को तो काफी हद तक वो भी गाइड करेंगे। यूरोप और यूएस की तरफ से जो हम डिमांड देख रहे हैं वो काफी स्लगिश है, और लास्ट कुछ महीनों में मुझे लगता नहीं कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट वहां से मिला है। तो वहां से अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है, डेफिनेटली वो एडिशनल बूस्ट रहेगा मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए। बट चाइनीज रीओपनिंग के साथ साथ फेड की बैठक और उसके साथ साथ में किस तरह से नए साल में यूएस का प्रिपरेशन है टुवर्ड्स ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, उसके ऊपर बहुत निर्भर रहेगा। बिकॉज हमने देखा है कि लास्ट 2 हफ्ते जो दिसंबर के होते हैं वहां पे ट्रेडिंग काफी स्लगिश होती है, और वोलेटिलिटी के साथ साथ थिन वॉल्यूम पे काफी वोलेटिलिटी हमको प्राइसिंग में देखने मिलती है। तो वो सिनेरियो मुझे काफी 2-3 सालों के गैप के बाद में इस साल आता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ी वोलेटिलिटी आपको 15 से लेके 25-30 तारीख तक जो लो वॉल्यूम पीरियड रहता है वहां पे देखने मिल सकती है। ऑलराइट, आई एम श्योर बाजार उसके लिए तैयार है ही, लेकिन बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज पर चीन से जुड़ी कैसे फंडामेंटल्स देखें उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए। राजीव, नवनीत, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद लौटेंगे और पूरा फोकस यहाँ पर एग्री स्ट्रैटेजीज पर डालेंगे। यहाँ पर चीन का क्या महत्व है बताएंगे आपको। आपका स्वागत है। हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और त्रिशूल एंटरप्राइजेस के रुपेश गोयल अब शो में शामिल हैं। अनुज, आपसे पहले जानना चाहेंगे, नॉन एग्रो जब हम देखते हैं तो ऑफकोर्स चाइना बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन एग्रो के लिए भी चाइना बहुत बड़ा मार्केट है। फिर चाहे वो रबर है, कॉटन है, खाने के तेल है, टेक्सटाइल है, केमिकल्स है, चाइना हर चीज में एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। किन कमोडिटीज को आप चाइना के साथ जोड़ेंगे? देखिए मनीषा जी, सभी कमोडिटी बेसिकली हम देखें तो चाइना से जुड़ती हैं। चाहे हम केमिकल साइड में जाए, इवन अगर हम मसालों की बात करें तो वो भी कनेक्ट होते हैं, रबड़ भी यहाँ पे कनेक्ट होता है, कॉटन सबसे बड़ा प्रोडक्ट है जो यहाँ पे कनेक्ट होता है। साथ में हम देखें तो कहीं ना कहीं ग्वार गम भी यहाँ पे कनेक्ट होता है। चाइना काफी मात्रा में इंपोर्ट करता है हमसे, तो कहीं ना कहीं जो कमोडिटी एग्रीकल्चर कमोडिटी है जो कि भारत यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो सभी कमोडिटी में हम देखते हैं कि चाइना का काफी जो डिमांड रहती है वो चाइना से रहती है। तो बट बेसिकली अगर हम देखें तो जो हमारे यहाँ पर लिस्टेड है उसमें कॉटन एक काफ़ी बड़ी कमोडिटी जो कि चाइना यहाँ पर काफ़ी मात्रा में यूज़ करता भी है। तो हमने देखा है कि जब से धीरे धीरे चाइना में लॉकडाउन रिस्ट्रिक्ट से धीरे धीरे बाहर आता हुआ दिखा है, तो कॉटन के प्राइसेस हमने मोमेंटम आते हुए देखा है। 28,000 तक नीचे भाव चले गए थे, वहाँ से एक बाउंस बैक कॉटन के प्राइस में आया है। तो मुझे लगता है कि कॉटन के जो प्राइसेस हैं वो आगे भी थोड़े स्ट्रेंथ रहेंगे, क्योंकि हमने इस साल में 50,000 तक के लेवल भी देखे थे और अब देखें तो करीबन 30-31 के आसपास रेट भाव चल रहे हैं। तो खरीदारी की ही मुझे लगता है कि सलाह रहेगी कॉटन के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से एक डिमांड फैक्टर निकल कर आया है, और साथ में हम देखें तो ईयर एंड में है, ईयर एंड से पहले सिनेरियो कुछ और था, कुछ और सिनेरियो है। तो डिमांड साइड जो है वो यहाँ पे स्ट्रांग रहेगी और हमें लगता है कि आगे कॉटन के भाव बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ऑलराइट, कॉटन में सपोर्ट रह सकता है। अच्छी खासी मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से आते हुए नजर भी आई है, तो चीन का सपोर्ट कॉटन के साथ रह सकता है। रुपेश, आपके लिए कौन सी कमोडिटीज इंपॉर्टेंट रहेंगी चीन से जोड़ने के लिए? चीन से लिए अभी देखें तो कॉटन है और जीरा है जिसमें यहाँ पर फोकस है। जीरा की बात करें तो ऐसा लग रहा है लास्ट 2 महीने से जीरा की, चाइना इज द ओनली कंट्री जो सिर्फ इंडिया से ही जीरा का इंपोर्ट करती है, और लास्ट 2 महीने से वहां से बिकॉज ऑफ कोरोना के हिसाब से वहां से डिमांड नहीं है। बट नाउ अभी वहां से जो डाउन हुआ है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 दिसंबर 15 दिसंबर के बाद में उनकी जो फेस्टिवल है, ईयरली फेस्टिवल आता है, उसके लिए डिमांड निकलेगी, एंड दैट इज गुड, दैट इज पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन जीरा मार्केट। मुझे लग रहा है वो एक और वो देगा, टॉनिक देगा इंडियन जीरा मार्केट, जो अभी प्रेजेंट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जो 275-280 की रेंज की तरफ जा रहा है। उसके लिए अगर चाइना की डिमांड निकलती है और उसकी अगर डिमांड निकलती है तो एक साथ में 200-300 कंटेनर की डिमांड निकलती है, तो डिमांड आई तो डेफिनेटली गुड फॉर जीरा का, पॉजिटिव रहेगा जीरा के प्राइसेस के लिए।
कॉटन की बात करें तो कॉटन में 8% अभी डिमांड नहीं है, एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं है, बिकॉज इंटरनेशनल प्राइसेस क्वाइट लो है कंपेयर टू इंडिया। 10 से 15% के आसपास का डिफरेंस चल रहा है अभी। एंड इंडिया से कॉटन की एक्सपोर्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में 80% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट हो जाती है, और अभी ऑलरेडी दिसंबर मिड तक आ गए हैं। नई डिमांड, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी लिमिटेड ही रहेगी, और कॉटन के प्राइसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर के हर उछाले में उसमें बेचना ही चाहिए आगे जाके, बिकॉज देयर इज नो एक्सपोर्ट डिमांड एंड देयर इज नो लोकल डिमांड एज वेल। ऑलराइट, तो कॉटन और जीरा में यहाँ पर ट्रेड निकल के आ रहा है चीन को देखते हुए। ये तो लिस्टेड कमोडिटीज हैं, जो नॉट लिस्टेड कमोडिटीज हैं अनुज, जैसे कि खाने के तेल, सोयाबीन और चाइना बहुत बड़ा एक यहाँ पर फैक्टर एक साथ में रहता है। चावल के हिसाब से भी चीन यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट है। रबर एक समय पे हमने देखा था 2 साल के लोज पे भाव चले गए थे, अब यहाँ पर 1 महीने के हाईज पर भाव चल रहे हैं। एक टर्न अराउंड हमने रबर के भावों में 1 महीने में भी आते हुए देखा है। तो ज्यादातर कमोडिटीज ने यहाँ पर ये रिएक्ट किया है। जो नॉट लिस्टेड कमोडिटीज हैं वहां पर अब क्या बड़ा इंपैक्ट आता हुआ देखते हैं? देखिए, डेफिनेटली अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो साल के स्टार्टिंग में स्काई रॉकेट्स प्राइसेस है, उसके बाद हमने करेक्शन देखा, और अब अगेन देखें तो एक मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है, चाहे सोयाबीन हो चाहे रिफाइंड हो। वहीं अगर हम बात करें राइस की, तो राइस के प्राइसेस में अच्छी हमने इस बार भारत में बम्पर क्रॉप होते हुए देखी है। उसके बावजूद भी हम देखें तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम हम राइस के प्राइसेस में आता हुआ देख रहे हैं। तो ये चाइना की वजह से है, क्योंकि चाइना में जब भी एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर डिमांड सिनेरियो आता है, तो हम देखते हैं कि सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में मोमेंटम देखने को मिलता है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। इंडस्ट्रियल जो यूजेस है चाइना में काफी है, उसकी वजह से हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें राइस की या खाने के तेलों की, तो खाने के तेल और राइस 2 ऐसी कमोडिटी, साथ में रबर भी अगर देखें तो सभी एक कमोडिटी है जहां पर हम आगे मोमेंटम आता हुआ देखेंगे। और चाइना की जो डिमांड है वो मुझे लगता है कि अब हो सकता है कि आपको आने वाले समय में पूरा लॉकडाउन खुलता हुआ दिखाई दे। तो जैसे लॉकडाउन पूरी तरह खुलेगा तो कहीं ना कहीं डिमांड का फैक्टर यहाँ पर आएगा, और जो प्राइस अभी तक दबे हुए थे वो अगेन एक अपसाइड मोमेंटम में आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि भारतीय सिनेरियो में अगर बात करें तो यहाँ पर काफी अच्छी क्रॉप है, चाहे हम एडिबल ऑयल्स की बात करें, सोयाबीन की बात करें या हम राइस की बात करें, बट उसके बावजूद भी चाइना की डिमांड से हम काफी हद तक देखते हैं कि जो प्राइसेस हैं, चाहे वो नॉन एग्रो कमोडिटी चाहे एग्रो कमोडिटी, सभी के प्राइस इन्फ्लुएंस होते हैं। और जब भी चाइना की डिमांड की बात आती है तो भावों में तेजी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले जो 3 महीने या मार्च तक अगर हम बात करें तो कमोडिटी मार्केट के लिए काफी अच्छा रहेगा, जहां पर हम एक अच्छा खासा मोमेंटम एग्रीकल्चर कमोडिटी में आता हुआ देखेंगे। ऑलराइट, यानी कि एक इन्फ्लेशन की चिंता यहाँ पर शायद वापस बाजार में लौटती हुई नजर आ सकती है, और अगला साल भी यहाँ पर तेजी के साथ काफी हद तक एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए रह सकता है। फाइनल 1 मिनट है, लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे रुपेश कि आपकी यहाँ पर एक टॉप ट्रेडिंग कमोडिटी फिर क्या होगी, लिस्टेड या नॉट लिस्टेड, चीन के इम्पैक्ट के साथ? चीन के इम्पैक्ट की मेन जो कॉटन की बात की, उसमें कॉटन यार्न की बात आ रही है। यार्न में 8% जो बांग्लादेश की डिमांड है, अभी 8% जो इंडिया से जा रही थी वो डाइवर्ट हो रही है अभी बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस, चाइना की तरफ जा सकती है। वो एक इम्पैक्ट हो सकता है, वन मोर रीजन कि प्राइसेस डाउन जाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, चिली, रेड चिली की भी बहुत अच्छी खासी डिमांड चाइना से रहती है। मेंथा ऑयल है, उसमें भी थोड़ी डिमांड निकल सकती है, और मेंथा ऑयल के प्राइसेस भी अभी बॉटम पे चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 940-950 के आसपास मेंथा ऑयल भी बाय कर सकते हैं, बिकॉज चाइना इज 70 to 80% अपना इंडियन मेंथा ऑयल का कंजम्पशन चाइना में ही जाता है। ऑलराइट, तो यानी कि बहुत लंबी लिस्ट है यहाँ पर कमोडिटीज की, एग्रीकल्चर में भी, जहां से चीन का इंपैक्ट हम यहाँ पर प्राइसेस में ऑलरेडी बनता हुआ देख रहे हैं, और आगे जैसे जैसे मांग निकल के आती जाएगी और सपोर्ट भावों में बरकरार रह सकता है। तो हमने वो पूरी लिस्ट अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको यहाँ पर लाने की कोशिश की है। अनुज एंड रुपेश, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया वो सारा डिटेल्ड में हमारे दर्शकों के साथ चर्चा करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।